हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न जेई चैनल बाय श्री चैतन्य। और आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन लेने वाला हूं। बहुत ही छोटा सेशन है बट काफ़ी काम का सेशन है। बहुत बच्चे जो हैं एक डाउट बहुत फ्रीक्वेंटली पूछ रहे हैं कि सर अब जेई मेन इज़ राउंड द कॉर्नर और अक्टूबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर जनवरी में आप लोगों का पेपर आ जाएगा। तो सर जेई मेन से पहले हमें कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए, और मॉक टेस्ट देना है लेकिन और पर वीक कितने देने चाहिए। तो आज मैं उसका जवाब आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कि कितने मॉक टेस्ट आपको देने चाहिए और पर वीक कितने देने चाहिए टोटल मिला के, ठीक है। और फिर उनको थोड़ा एनालाइज भी हमें करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं एनालाइज, तो वो भी आज मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले कितने मॉक टेस्ट हम लोगों को देने हैं, क्योंकि अभी अक्टूबर चल रहा है, अभी अक्टूबर खत्म होने में अभी भी 2-3 हफ्ते बाकी हैं। तो अब तक आपका जो 12th का सिलेबस है, अगर कोई बच्चा 12th में पढ़ा है तो 12th का सिलेबस ऑलमोस्ट अब खत्म होने की कगार पे होगा और आप 11th का रिवीजन करना चाहते होंगे। और जो बच्चा ड्रॉपर है वो डेफिनेटली अभी सिलेबस खत्म कर रहा है, अभी उसका सिलेबस खत्म नहीं हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली ही और शी विल बी कंप्लीटिंग द सिलेबस बाय एंड ऑफ दिसंबर तक आप थोड़ा खत्म करोगे। कुछ थोड़े बहुत चैप्टर बचे होंगे, अगर कुछ थोड़े बहुत 2-4, तो वो आप ऑब्वियसली फरवरी में खत्म करोगे। लेकिन स्टिल हमें मॉक टेस्ट तो सबसे पहले आपको फुल सिलेबस देना है ना। तो जो भी मॉक टेस्ट आप देने वाले हो वो अभी इट शुड बी फुल सिलेबस, है ना। फुल सिलेबस देना है। सिलेबस कितना भी खत्म हुआ कोई बात नहीं, फुल सिलेबस देने की आदत डालो। जो चैप्टर नहीं भी किए वो थोड़ा थोड़ा उनका भी आप सवाल करते रहोगे तो वो भी उनके भी कॉन्सेप्ट्स दिमाग में आपके आते रहेंगे, मतलब कहीं ना कहीं रिवीजन होती रहेगी। तो सबसे पहले तो ये है कि फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना है। अगर मैं बात करूं अक्टूबर की एंड नवंबर की, अक्टूबर और नवंबर में आप हर वीक आप एक मॉक टेस्ट दे सकते हो फुल सिलेबस, क्योंकि अभी तक सिलेबस खत्म नहीं हुआ है बहुत बच्चों का, स्पेशली ड्रॉपर वाले बच्चों का। और जो 12th वाले बच्चे भी हैं उन्होंने भी अभी तक सिलेबस भले 12th का खत्म हुआ है लेकिन उनको 11th का रिवीजन भी करना है। तो अभी मैं ज्यादा मॉक टेस्ट नहीं बोलूंगा, तो अभी मैं बोलूंगा कि आपको एक मॉक टेस्ट फुल सिलेबस देना है। पार्ट टेस्ट वगैरह आप दे सकते हो, डिपेंड करता है आपके पास पार्ट टेस्ट है नहीं है। मॉक टेस्ट 1 मॉक टेस्ट पर वीक आप दे सकते हो। तो आप यहां पे अक्टूबर नवंबर में करीबन मिला के मुझे ऐसा लगता है कि आप अप्रॉक्स 7 से 8 मॉक टेस्ट दे सकते हो, है ना, फुल सिलेबस। इसके बाद बात करते हैं दिसंबर में। दिसंबर काफी क्रूशियल मंथ होगा। 12th का सिलेबस खत्म हो चुका होगा 12th वाले बच्चों का, 11th का रिवीजन चालू होगा, दिसंबर का टाइम होगा। ड्रॉपर वाले बच्चे भी कहीं ना कहीं सिलेबस खत्म कर चुके होंगे दिसंबर में, थोड़ा या एंड की तरफ होगा। मतलब सिलेबस खत्म करने के लिए भी आप ऑब्वियसली जो टफ चैप्टर्स हैं उनमें बेसिक्स कवर कर रहे होंगे, जो थोड़े इंपॉर्टेंट हैं उन लोग उसमें आप थोड़ा सा ज्यादा मेहनत कर रहे होंगे, वैरायटी कर रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं दिसंबर थोड़ा सा एंड पॉइंट आता है, तो यहां पे मैं इंक्रीज करना चाहूंगा फ्रीक्वेंसी मॉक टेस्ट की। तो यहां पे मैं 2 मॉक टेस्ट दूंगा पर वीक, ठीक है ना, यानी कि टोटल 8 मॉक टेस्ट हम यहां पे दे सकते हैं। तो 15-16 मॉक टेस्ट आप अभी तक दे चुके हो। फुल सिलेबस की मैं बात कर रहा हूं। अक्टूबर में भी बच्चे फुल सिलेबस दे सकते हैं, नहीं तो अभी क्या है नवंबर से भी शुरू कर सकते हो फुल सिलेबस देना, बट अभी से शुरू करो। थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है एक टेम्परामेंट बनना स्टार्ट हो जाएगा, आप लोगों को एक आदत पड़ जाएगी मॉक टेस्ट देने की। तो 1-2 अभी तो मैं कह रहा हूं किसी भी दिन, सैटरडे या संडे, लेकिन टाइमिंग वही रहना चाहिए, है ना। टाइमिंग या तो 9 से 12 वाला लेना या फिर वही 3 से 6 वाला लेना, जो आपके जेईई मेन के टाइमिंग्स होते हैं, तो वही आपको टाइमिंग्स पे एग्जाम देना है। जैसे एक मॉक टेस्ट इस हफ्ते 9 to 12 दिया, अगले हफ्ते 3 to 6 दे दिया, फिर 9 to 12, फिर 3 to 6। जब 2 दोगे आप मॉक टेस्ट पर वीक, तो एक वीक में एक बार 9 से 12 दे देना और एक बार 3 से 6, पर देना उसी टाइम जिस टाइम जेईई मेन का पेपर है। ये नहीं कि रात को बैठ के 11 बजे से लेकर 2 बजे तक दे रहे हो, नहीं, डोंट डू दैट, ठीक है ना। काफी फायदा होगा उससे आपको, आपकी जो एनर्जी है, जो ब्रेन सेल्स है, वो काम करेंगे इसी वक्त पे जब आप जनवरी में एग्जाम दोगे। फिर आता है जनवरी, जहां पे सिलेबस खत्म हो चुका है जितना होना था, है ना। मतलब जैसे तैसे करके आपने सिलेबस खत्म कर दिया, कुछ अच्छे चैप्टर्स को आपने अच्छे से कर लिया, वीक चैप्टर्स को आपने थोड़ा बेसिक्स कवर कर लिए, सॉर्ट ऑफ आपने एक सिलेबस ऑलमोस्ट 90% 100% तक खत्म कर दिया। बाकी आप सोच रहे हो कि यार बाकी अच्छे से करना होगा कुछ चैप्टर्स को, तो वो फरवरी में कर लेंगे, लेकिन आपने एक बार निपटा दिया है। फिर जनवरी में डेफिनेटली आई विल नॉट सजेस्ट कि आप कोई नया चैप्टर पढ़ो। जनवरी में आपको सिर्फ मॉक टेस्ट देना है। तो यहां पर मैं बिल्कुल 3 मॉक टेस्ट की तरफ जाऊंगा, यानी हर ऑल्टरनेट डे में एक टेस्ट दूंगा, है ना। तो 3 मॉक टेस्ट पर वीक देना, और 3 हफ्ते हमारे पास कम से कम होंगे यहाँ पे देने के लिए। तो मैं बोलूंगा कम से कम आपको 10 मॉक टेस्ट तो यहाँ पे देने ही देने हैं। यानी अगर आप जेईई मेन से पहले फुल सिलेबस के करीबन 25-26 मॉक टेस्ट दे देते हो तो काफी फायदा होगा आप लोगों को, और काफी एग्जाम टेम्परामेंट, अपना टाइम का जो मैनेजमेंट होता है, कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है, कितना टाइम देना है, कौन सा क्वेश्चन करके कितने टाइम में छोड़ना है। कई बार होता है करते करते हम 10 मिनट लगा देते हैं, नहीं, तो वो टेम्परामेंट डेवलप होगा कि यार ये सवाल नहीं हो पा रहा, छोड़ दो, है ना, या फिर इसमें ज्यादा मैं डिमोटिवेट हो रहा हूं, छोड़ दो,
है ना, या फिर इसमें थोड़ा कैलकुलेशन कर लूंगा तो वो एक आदत पड़ेगी आपको पेपर को कैसे करना है। जैसे केमिस्ट्री अगर 45 मिनट्स में खत्म करनी है, मैथ 75 में करनी है, फिजिक्स 1 घंटे में करनी है, तो वो आपको पूरा का पूरा टेम्परामेंट यहां बन जाएगा। तो ये आपके टोटल 25 से 26 मॉक टेस्ट होंगे। और अब दे कहां से, बच्चा बहुत पूछता है, तो मॉक टेस्ट देने का सबसे अच्छा तरीका होता है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना। आप जहां भी पढ़ रहे हो वहां की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। हमारी श्री चैतन्य इन्फिनिटी लर्न की टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट सीरीज है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो टेस्ट सीरीज मल्टीपल ज्वाइन कर सकते हो, जैसे श्री चैतन्य की ज्वाइन कर लिया, आप जहां पढ़ रहे हो वहां कर लिया 1-2, तो 1-2 टेस्ट सीरीज भी अगर करोगे मिनिमम, तो आई थिंक आपको काफी अच्छे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। और टेस्ट सीरीज के थ्रू ही आपको करना है ना। कुछ आप PYQs भी दे सकते हो एज अ टेस्ट सीरीज, है ना। कुछ PYQs, किसी भी शिफ्ट का पेपर उठा लो, कोई भी पिछले 5-6 साल में, तो PYQs को भी आप एज ए टेस्ट दे सकते हो अगर आपने वो PYQ नहीं किया है। तो जो किया हुआ है उसको दोबारा दोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, अपने आप को आप अंधेरे में रखोगे। तो PYQs इज ऑल्सो एन ऑप्शन, है ना, अदरवाइज लेकिन टेस्ट सीरीज इज द बेस्ट ऑप्शन टू गिव द फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। पार्ट टेस्ट आप कर सकते हो। अच्छा, जब भी आप मॉक टेस्ट देते हो, चाहे 9 से 12 दोगे, है ना, तो आपको हमेशा 12 से 2 उसको एनालाइज करना है, 6 से 8 उसको एनालाइज करना है, लंच से पहले, डिनर से पहले, है ना। 12 से 2 दोगे तो 2 के बाद लंच करना, 6 से 8 दोगे तो 6 से 8 के बाद डिनर करना। 2 घंटे आपको एनालाइज करना है, तो 2 आवर्स में आपको अपना पेपर एनालाइज करना है। एनालाइज करना है कि एनालाइज का मतलब होता है कि आपको अपना एरर एनालिसिस करना है कि टाइप ऑफ एरर क्या करी है आपने, एरर्स क्या करी है। तो टाइप ऑफ एरर्स में सबसे पहले तो आती है आपकी कॉन्सेप्चुअल एरर, है ना, कि आपको वो टॉपिक में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट था जो आपको नहीं आता, मॉड को स्प्लिट करना नहीं आता है, मैक्सिमम मिनिमम निकालना नहीं आता, या आपको कोई और कॉन्सेप्ट नहीं आता। तो कॉन्सेप्चुअल एरर अगर एरर है तो उसको थोड़ा पक्का करने के लिए, जैसे लेबनिज रूल में गलती कर दी आपने डबल वेरिएबल में, तो कैसे करोगे, तो उसके लिए थोड़े सॉल्ड एग्जांपल्स लगाओ और, है ना, उसको थोड़ा पक्का करो ताकि वो मिस्टेक दोबारा ना हो। अगर 1-2 बार हो चुकी है तो फिर और थोड़ा ध्यान दो उस पर, है ना। उसके बाद आपका जो अगले टाइप की जो एरर आती है वो होती है मेनली कैलकुलेशन एरर। कैलकुलेशन एरर हो जाती है, मतलब सिली एरर, जिसको सिली मिस्टेक्स बोलते हैं। कई बार हमने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, है ना, 5 का 6 लिख दिया, प्लस में कभी मल्टीप्लाई कर, मतलब कई बार हो जाती है, जल्दबाजी में कर देते हैं हम लोग, है ना, कि कुछ लिखना था, B लिखना था, उसमें कुछ 6 कर दिया उसको, तो पता नहीं चलता, कई बार वो एक आइडिया नहीं लगता। तो कैलकुलेशन एरर के लिए थोड़ा सा आपको अपनी स्लो करनी है स्पीड, स्लो डाउन योर स्पीड अ लिटिल बिट, है ना, ज्यादा नहीं करनी कि बिल्कुल टाइम वेस्ट हो जाए, है ना, कि ज्यादा स्लो कर दिया तो पता लगा सवाल ही नहीं हो पा रहे। थोड़ा स्लो डाउन करके थोड़ा फोकस से सवाल करना है। इसको देखो, ये ह्यूमन एरर है, इसमें तुम इसको जीरो नहीं कर सकते, 5% 10% तो रहेगा ये, लेकिन स्टिल इसको मिनिमाइज कर सकते हो। मिनिमाइज करने के लिए थोड़ा स्लो डाउन करो, बहुत जल्दबाजी में नहीं पढ़ना, जल्दबाजी में सवाल नहीं पढ़ना, नहीं, थोड़ा तसल्ली से। क्योंकि क्या होता है, बच्चा जल्दबाजी में सवाल पढ़ता है, फिर समझ नहीं आता, फिर दोबारा पढ़ता है, तो टाइम तो वैसे भी वेस्ट होता ही है। तो इट्स बेटर आराम से पढ़ लो कि अच्छा ये चीज दे रखी है, ये चीजें हैं, ये है, ठीक है, अब इसको करने की कोशिश करते हैं, हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो छोड़ दो, है ना। कई बार बहुत लेंदी सवाल होते लगता है आ जाएगा, लेंदी बट हो जाएगा, तो करते रहो। तो वो धीरे धीरे आपको मॉक टेस्ट देने से पता चलेगा कि आप किस सवाल में अटकते हो, कहां डिमोटिवेशन आती है। लंबे लंबे सवालों में आते हो तो लंबे लंबे सवालों की प्रैक्टिस करो, और मॉक टेस्ट में देखो किसमें कहां, मतलब कई बार होता है कि आपको अपनी एरर पता चलती है, यार मैंने बहुत टाइम लगा दिया इस सवाल के अंदर, तो अगली बार कोई ऐसा सवाल आएगा तो मैं इतना लंबा सवाल नहीं अटेम्प्ट करूंगा, इससे बेटर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई और 2 सवाल अटेम्प्ट कर लूंगा, है ना। तो ये चीज एक्सपीरियंस से आएगी, रातों रात नहीं आएगी, ओवरनाइट नहीं होने वाला। तो थोड़ा सा स्लो डाउन करके क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को ध्यान से सेलेक्ट करो, है ना, कि कौन पहले इजी सवाल सेलेक्ट करो। और वो कैसे सेलेक्ट होंगे, जब तक पेपर नहीं दोगे तब तक नहीं सेलेक्ट होंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने आज पेपर दिया और आपने एकदम बादशाह बन गए मॉक टेस्ट के, नहीं, आप धीरे धीरे करते रहोगे, पता चलेगा कि आप कहां गलतियां कर रहे हो, ये कॉन्सेप्ट में गलती कर रहे हो, ये गलतियां करते हो, तो इसको आप साइड में लिख लोगे, अगली बार उसको सही करोगे या उसमें थोड़ी मेहनत करोगे इस टॉपिक में। कोई जल्दबाजी में गलती करे, थोड़ा स्लो डाउन करके आराम से रफ वर्क को भी प्यार से सॉल्व करना है। रफ वर्क भी मतलब ध्यान से करना पड़ेगा कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, है ना, यहां करने हैं सॉल्व, तो थोड़ा ध्यान से, है ना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से करना है। पहले वही सवाल करने हैं जो बहुत इजी हैं, फॉर्मूला बेस्ड हैं, या आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक से हैं, देखते समझ में आ रहे हैं, आपको लग रहा है जल्दी हो जाएंगे, तो वो पहले अटेम्प्ट करने हैं। जो थोड़े लंबे लग रहे हैं सवाल, उनको रिव्यू के लिए मार्क करके दोबारा बाद में सॉल्व करना है ना, राउंड 2 में। तो राउंड स्ट्रेटेजी अपनाओ हर पेपर में, है ना। और उसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि आपको लगता है हो जाएगा पर हो नहीं रहा, तो ज्यादा इमोशनल नहीं होना है, उसको मत छोड़ दो। 2-3 मिनट अगर लग रहा है वेस्ट हो गए और आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो लीव इट, इससे अच्छा किसी और क्वेश्चन में या सब्जेक्ट में अपना एनर्जी लगाओ। तो ये चीजें मॉक टेस्ट के एनालिसिस से ही पता चलती है कि आप कहां पे गलतियां करते हो, कैसी गलतियां करते हो और उनमें क्या रेक्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है ना। तो इन चीजों पे ध्यान रखना बेटा,
और मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा करोगे। तो ये मॉक टेस्ट का शेड्यूल है, आप ऐसे दीजिए और अपनी एरर एनालिसिस कीजिए और उसको रेक्टिव, और भी कोई एरर है तो आप उसमें अपने हिसाब से, लेकिन आपको मतलब हर चीज में यही है कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के, है ना, उसको सॉल्व करना। अगर वो बिल्कुल नहीं आता सवाल, छोड़ दो, ट्राई करने की जरूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं हो जाएगा करते करते, लेकिन लगता है कि नहीं कहीं फंस रहा हूं मैं, तो फिर उसको वहीं छोड़ दो। इमोशनल नहीं होना किसी सवाल के साथ, ठीक है। इससे बेटर वो टाइम कहीं और लगा दो आप, है ना। तो वो आदत डालो, वो थोड़ा सा अपने को एक थोड़ा मजबूत बनाओ, है ना, कि नहीं यार ये नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। कई बार होता है कि काफी लंबा करते करते टाइम वेस्ट हो जाता है, वो हो जाता है, शुरू शुरू में होगा, लेकिन बाद में आदत पड़ जाएगी कि नहीं यार कोई बहुत ज्यादा लेंदी जा रहा है और मैं बहुत डिमोटिवेट हो रहा हूं, मेरे 10 मिनट खराब हो चुके हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसलिए क्वेश्चन सिलेक्शन मैटर करता है, क्योंकि ये उन बच्चों के साथ प्रॉब्लम आती है जो 1 2 3 4 लाइन से शुरू कर देते हैं, वो बीच में अटकते हैं, चौथे पे छठे पे नहीं। तो हमेशा राउंड स्ट्रेटजी में पेपर करना है। पहले वो सवाल लगाओ 5 या 6 जो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, जो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, 1 या 2 लाइनर्स हैं, जो देखते लग रहा है कि सवाल हो जाएगा 2-3 मिनट्स के अंदर अंदर। तो ऐसे 5-6 सवाल लगाओगे तो पहले 15-20 मिनट में वो सॉल्व हो जाएंगे, स्पेशली कैलकुलेशन वाले सब्जेक्ट्स में, मैथ्स और फिजिक्स में। उसके बाद वो वाले सवाल रिव्यू के लिए मार्क करो जो लग रहा है थोड़े लेंदी हैं, लेकिन लैंग्वेज भी लंबी है, 3-4 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सवाल है, 3-4 लाइनें लिखी हुई हैं, हो जाएगा, पढ़ के पता चला रहा है तो हो जाएगा, मैं लेकिन रिव्यू के लिए मार्क करता हूं। तो उनको फिर सॉल्व करो, सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं। एक बार वो 10 12 13 क्वेश्चन का आंकड़ा पार हो गया तो यानी मीन यू आर स्कोरिंग मोर देन 40 और मे बी 50 मार्क्स, तो आई थिंक मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छे मार्क्स हो जाएंगे वो। फिर आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं यूटिलाइज करना, फिर इससे अच्छा बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आप करो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, है ना। तो ये सब चीजें मॉक टेस्ट से क्लियर होंगी और उसके एनालिसिस से क्लियर होंगी। तो प्लीज इसको करने की आदत डालिए। जब भी मॉक टेस्ट हफ्ते में 1 बार 2 बार देते हो तो प्लीज 2-2 घंटे मॉक टेस्ट के बाद उसको एनालाइज, अच्छे से एनालाइज करना है, तो वो बहुत जरूरी है। उससे आपके मार्क्स ड्रास्टिकली इंप्रूव होंगे। जो बच्चे इस टाइम ये परेशान हो रहे हैं कि सर मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, कैसे इंप्रूव करें, अपार्ट फ्रॉम कि हम चैप्टर तैयार कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, PYQ लगा रहे हैं, लेकिन पेपर में नंबर नहीं आ रहे हैं, तो उनका यही है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एरर हो रही है जो आपको एनालाइज करनी है और उसको रेक्टिफाई करना है, ठीक है। तो प्लीज ये मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो बेटा, दिस इज द हाई टाइम, अगर आप जनवरी में अच्छा करना चाहते हो, ठीक है। तो बस इतना ही बताना था मुझे आज आप लोगों को। आई होप क्लियर हो गया होगा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ऐसे सेशंस के लिए मैं आप लोगों से आगे भी मिलता रहूंगा। थैंक यू सो मच एंड प्लीज कीप सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। थैंक यू।